नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 2 के लास्ट पार्ट को रिवाइज करना चाहते हैं कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने कहाँ पर फिनिश किया था अपने लेक्चर को, जिससे लेक्चर 2 और 3 में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो देखिए, हम लोगों ने जो लेक्चर 2 पढ़ा था, लेक्चर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब दो हाफ सेल को जोड़ा जाता है तो एक सेल बनता है। मैंने आपको ये बताया था लास्ट टर्न पे कि ईएमएफ क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो हाफ सेल हम लेते हैं, दो हाफ सेल, एक हाफ सेल ये हुआ, दूसरा हाफ सेल ये हुआ, दोनों को आपस में साल्ट ब्रिज की मदद से जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। तो इस इलेक्ट्रोड को जब हम अटैच करते हैं और यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है, ये साल्ट ब्रिज है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्न पर काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ये कॉपर की राड अगर मान लें, ये जिंक की राड। तो भाई हमने ये बताया था कि जब दो हाफ सेल को साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट किया जाता है तो दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नोन एज दी सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो ये राइट साइड में है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ई आर माने, और जो लेफ्ट साइड में है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ई लेफ्ट माने। तो इनका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, इनका जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को कहा जाता है सेल पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? सेल पोटेंशियल, या इसी को कहा जाता है सेल वोल्टेज। ऐसा हम लोगों ने पिछले टर्न पर एक्सप्लेनेशन किया था, इसको हम लोग नोट कर चुके हैं। फिर मैंने बताया था कि यही जो सेल पोटेंशियल है या सेल वोल्टेज है, ये ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है कब? ईएमएफ कहलाता है कब? जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं हो रही है, विड्रॉ नहीं हो रही है, ड्रा नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि वह सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज ईएमएफ कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस का जो अंतर है, पोटेंशियल का जो अंतर है दोनों हाफ सेल के बीच में, वही सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज होता है। लेकिन इसी सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज को हम नाम देंगे ईएमएफ कब? जब सर्किट से कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो, देयर इज नो विड्रॉ ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट और जेईई में बनता है, थ्योरेटिकल, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से ईएमएफ के रिगार्डिंग क्या सही है, निम्नलिखित में से पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग क्या सही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ढंग से पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लें। तो हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंस बिटवीन EMF and potential difference, difference between EMF and potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में क्या अंतर होता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर डाल दीजिए ईएमएफ, दो पार्ट करना है ईएमएफ, और ईएमएफ का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। और यहाँ पर आप डाल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर डाल, दो पार्ट करना है, POTEN, पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENC, पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट वाइज हम लोग नोट करेंगे कि पॉइंट वाइज क्या है। तो देखिए भाई, फर्स्ट नंबर पे ईएमएफ क्या है? दो हाफ सेल हमने बताए थे, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, इसका इलेक्ट्रोड ये है, इसका इलेक्ट्रोड ये है। ओके, इनको साल्ट ब्रिज से अटैच किया गया, इनको साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया, ये साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया ना। तो आप ये बताइए कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और जब सर्किट से कोई भी करंट ना फ्लो हो रही हो, मतलब ये सर्किट ओपन सर्किट हो, तो हम कहेंगे कि वह जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखें?
potential difference between the two electrodes, potential difference between the two electrodes when no current is drawn from the circuit. तो लिखिए potential difference between two electrodes, potential difference between two electrodes when no current is drawn in the circuit, when no current is drawn in the circuit, CIRCUIT. कोई भी करंट फ्लो when no current is drawn in the circuit, सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो, कोई भी करंट ड्रा ना हो रही हो, तो दैट इज, इसका मतलब कि कौन सी सर्किट है ये, दैट इज इन एन ओपन सर्किट, क्लोज ना हो, क्लोज हो तो करंट फ्लो करने लगेगी। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर तो आपने कहा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है, और जब करंट ना फ्लो कर रही हो, कोई भी करंट फ्लो ना कर रही हो, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। और यहाँ पर क्या लिखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, चाहे फ्लो कर रही हो और चाहे ना फ्लो कर रही हो, उस डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी कंडीशन, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अंडर द एनी कंडीशन। और सेकेंड नंबर पे, सेकेंड पॉइंट पे लिखिए कि EMF कैन बी मेजर्ड, EMF can be measured with potentiometric method, POTEN, potentiometric method. EMF can be measured with potentiometric method. EMF can be measured with potentiometric method. Potentiometric method सेकेंड नंबर पे। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर EMF का मेजरमेंट हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड की मदद से लेते हैं, करते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मेजर्ड बाय द सिंपल वोल्टमीटर, मेजर्ड बाय, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, मेजर्ड बाय सिंपल वोल्टमीटर, सिंपल वोल्टमीटर के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। EMF इज द मैक्सिमम, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ध्यान रखिएगा भाई, मैंने ये बताया था कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जब कोई भी करंट ना फ्लो कर रही हो तो वो EMF है। फिर मैं बता रहा हूँ तीसरे पॉइंट पर, EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, सेल से जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है दैट इज द EMF ऑफ द सेल। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वो मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा कम होता है, तो EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज, देखिए मैक्सिमम को अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, सेल से जो मैक्सिमम वोल्टेज, EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में जो वोल्टेज मिलता है वो मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा कम रहता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज लेसर देन द मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ पर लिख सकते हैं
कि इट इज लेसर देन द मैक्सिमम वोल्टेज। इट इज लेसर देन द मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज जो मिलता है VOLTE, इट इज लेसर दैन मैक्सिमम वोल्टेज। और फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। सर्किट में जो स्टडी करंट फ्लो होता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्टडी करंट जो फ्लो होता है, बहुत स्थिर करंट जो फ्लो होती है, वो EMF के कारण होती है। तो EMF इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको कि EMF इज रिस्पॉन्सिबल, EMF इज रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, STEADY, स्टडी CURRENT। EMF is responsible for the flow of steady current in the circuit, in the CIRCUIT, in the circuit। और यहाँ पर नोट करिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। लिख लीजिए, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, STEADY, स्टडी करंट, CURRENT, स्टडी करंट। तो ध्यान दीजिए भाई, कितने डिफरेंस हैं? 4 डिफरेंस हैं। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिए, पहला डिफरेंस ये है कि EMF दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर है, डिफरेंस है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी कंडीशन। और किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन। सेकेंड नंबर पे मैंने बताया EMF का जो मेजरमेंट है वो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से होता है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट है वो सिंपल वोल्ट मीटर के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के रिगार्डिंग और नीट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा कम होता है। EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। स्टडी करंट जो सेल में फ्लो होती है उसका कारण EMF है, लेकिन इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण स्टडी करंट सर्किट में फ्लो नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में। इन बातों को आपको याद रखना है, और इसके बाद हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड का, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डाल दीजिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसके साथ कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना लगाएं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना लगाएं तो हेडिंग डाल दीजिए मेजरमेंट, हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? अगर कोई आपसे कहे कि ये कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है
और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फिलअप है। ये कोई मेटल की एक राड है, इसके साल्ट सोल्यूशन में डिप है। इस सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा आप बताइए। तो आपका जवाब होगा कि सर हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू बता नहीं सकते जब तक कि इस इलेक्ट्रोड को हम किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से अटैच ना करें। तो इसका मतलब कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस और अनटिल वी अटैच दिस इलेक्ट्रोड विथ अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आप पहला पॉइंट इसमें ये है, जो चीज़ हम लोगों ने बोला वही चीज़ मेंशन कर लें, लिख लें, क्योंकि जो चीज़ें हमारी कॉपी में लिखी रहती हैं वो हमेशा हमको याद रखती हैं कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम मेजर नहीं कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फर्स्ट पॉइंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल absolute value of electrode potential of a single electrode cannot be determined। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सेकेंड पॉइंट में इट कैन ओनली बी मेजर्ड with the help of some reference electrode with the help of some reference electrode, जैसे सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड such as normal hydrogen electrode, NHE, या इसी को कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, STAN, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मैं आपको बता दूं, वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड, वो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि क्या किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते जब तक कि हम उस इलेक्ट्रोड को किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच ना करें। तो देखिए भाई, अब हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम आ चुका है। हमने कहा कि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो अब हम सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। क्योंकि बच्चा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता है तो वहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते क्या हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEOR, अथवा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले मेंशन किया। NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे ये बनता है पहले इसको समझने का प्रयास किया जाए। देखिए भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने ये बताया है, स्टैंडर्ड वर्ड लगा है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट
जिसमें इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, और ये गैसियस इलेक्ट्रोड होता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रेशर यूज किया जाएगा वो 1 बार प्रेशर को हाइड्रोजन गैस को पास किया जाएगा। तो देखिए पहले समझने का प्रयास करिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। इधर ध्यान दीजिए, ये कोई बीकर है, यहाँ पर एक ग्लास की ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब को मैं ऐसे बनाने का प्रयास करता हूँ। ये ग्लास की ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब, ओके, ये ग्लास की ट्यूब ऐसे, और यहाँ पर ये ग्लास की ट्यूब है, यहाँ पर मैंने ऐसे इसको बनाया, यहाँ भी इंसर्ट हो सकता है ग्लास की ट्यूब। ये ग्लास की ट्यूब है, ये ओपन है, और इसके बाद एक छोटी ट्यूब है, उसी में कनेक्टिंग वायर आता है, ये कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर एक प्लेटिनम रेक्टेंगुलर प्लेट होती है जो कि प्लेटिनम ब्लैक से यहाँ पर इसको हम अटैच करेंगे, ठीक है, इसको हम अटैच कर देंगे, ये यहाँ से क्लोज पैक होगा। तो देखिए भाई, ये आपके सामने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो HCl है, HCl इसके अंदर भी पहुँच जाता है चूँकि नीचे से ओपन है। तो HCl फिलअप है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये, और इसकी कंसंट्रेशन चूँकि आपने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मैंने बताया कल कि 1 मोलर HCl मैंने लिया जिसकी कंसंट्रेशन यूनिट हो, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस, और इसके बाद देखिए हाइड्रोजन गैस इधर से पास किया जाता है, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। और ये हाइड्रोजन गैस जो ये पास हो रही है, इससे होते हुए यहाँ बुलबुले के रूप में ये निकलते हुए इस टाइप से यहाँ निकलती है, यहाँ भी निकल सकती है। तो ये हाइड्रोजन गैस इधर से भी बाहर निकलती है, तो ये H2 को निकलने का रास्ता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हैं, इधर से हाइड्रोजन गैस निकल भी सकती है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये जो प्लेट है ये प्लेटिनम की प्लेट है। किसकी? प्लेटिनम प्लेट, ये प्लेटिनम की प्लेट है, और दिस इज कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम प्लेट कोटेड विथ COATED, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। देखिए भाई, इसको रेक्टेंगुलर क्यों लिया गया? रेक्टेंगुलर इसलिए लिया गया कि इसका सरफेस एरिया जब ज़्यादा रहेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण इस पर ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर के रिएक्शन करेंगे। सरफेस एरिया आप जानते भी होंगे कि अगर सरफेस एरिया, चूँकि ये यहाँ पर बेस का काम करेगा, प्लेटिनम की जो प्लेट है वो बेस है जिस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर के रिएक्शन करते हैं। तो प्लेटिनम को रेक्टेंगुलर लिया गया जिससे एरिया लार्ज है, एरिया लार्ज होने के कारण इस पर रिएक्शन ज़्यादा देर तक होगी और काफ़ी एक्सटेंड तक होगी। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये प्लेटिनम का एक वायर है, ये प्लेटिनम कनेक्टिंग वायर, CONN कनेक्टिंग वायर। तो भाई देखिए फिर से मैं समझा दूं कि ये ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ये पास हो रही है, और ये कनेक्टिंग वायर प्लेटिनम का है। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। चूँकि आपने नाम दिया है स्टैंडर्ड, तो मैंने कहा था कि अगर स्टैंडर्ड वर्ड किया जाए तो टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार प्रेशर और कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से होते हुए इस प्लेटिनम फॉइल पर आकर रिएक्शन करती है, HCl उसमें मदद करता है, और दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल सकती है, और ये हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में भी ऐसे निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नीचे इसके लिख लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने बना लिया। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिए कि जब हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम कनेक्टिंग वायर की मदद से HCl के 1 मोलर सॉल्यूशन में पास कराया जाए और प्लेटिनम की जो कनेक्टिंग वायर है
उससे हमने अटैच किया है एक रेक्टेंगुलर प्लेटिनम शीट विच इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। और ये रेक्टेंगुलर इसलिए लिया जाता है जिससे कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर के इस पर रिएक्शन करें। चूँकि रिएक्शन आपने जब एड्जॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी थी तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, जिस पर सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है रिएक्शन, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बेस का उतना ही ज़्यादा रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नोट करके लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड थ्रू विच इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो भाई मैं नोट करके लिखता हूं, आप भी लिख लीजिए, यहीं पर नोट करके लिखिए, स्टार बना के लिखिए। इसी इलेक्ट्रोड की विशेषता है कि इट एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहीं पर लिख लीजिए, यहां भी लिख सकते हैं, यहीं लिख लीजिए कि इट एक्ट्स, यहीं पे लिख लीजिए इट एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। It acts as inert electrode through which inflow or outflow of electrons takes place, takes place. It acts as inert electrode. इनर्ट इलेक्ट्रोड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको सर्किल कर लीजिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से हमने बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसका मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन यहां होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन सप्लायर और इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटर की तरह भी कार्य करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड, और अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम कहेंगे ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। पिछले टर्न पर जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोगों को ये बताया था। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एनोड की तरह कार्य कर सकता है, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, जहां जरूरत पड़ी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, जहां आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की दो विशेषताएं हैं। पहले नंबर पे इट एक्ट्स एज एनोड। तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर? अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? दोनों रिएक्शन हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। इंटरमीडिएट का बच्चा, नीट का बच्चा इसको समझ नहीं पाता हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, और इस पर रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो पहला केस ये लें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब दिस इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज एनोड। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट केस, इफ दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। फर्स्ट केस यहीं पर मैं लिखूंगा, फर्स्ट केस यहां पर एक लाइन खींच दीजिए जिससे मिक्सअप ना होने पाए, और यहीं पर मैं लिखूंगा केस 1। यहां पर लिखिए केस 1 और एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए केस 1। इफ
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, if hydrogen electrode, if hydrogen electrode, if hydrogen electrode, if hydrogen electrode acts as, if hydrogen electrode acts as anode, if hydrogen electrode acts as anode, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करता है तो पहला पॉइंट, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करता है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन, बोलिए भाई। तो आप लिखेंगे कि सर एनोड है तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, पहला पॉइंट। यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। सेकेंड नंबर पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन की तो डिफिनीशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पे थर्ड पॉइंट, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो देखिए कौन सी रिएक्शन होगी इस पर, हाफ रिएक्शन कौन सी होगी, H2 चेंज होके देगा ट्वाइस H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट आपके हो गए। चौथा पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ, यहां से स्पष्ट है कि जो हाइड्रोजन गैस आ रही है, जो हाइड्रोजन गैस आ रही है ये ग्लास के अंदर, वो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, H प्लस में। इसका मतलब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि सम H2 गैस, सम H2 गैस changes into H plus ions, some H2 gas changes into H plus ion which, और ये H plus ion, यही H2 गैस जो आ रही है ना, ये H plus में बदल रही है, तो ये इसी H plus में आके इन्वॉल्व हो जाती है, which involves in the solution, which involves in the solution। तो इस तरीके से भाई आपने जो ऑक्सीडेशन हाफ या इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन या गोज इनटू द सॉल्यूशन, तो पहला पॉइंट, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ बिहेव करेगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये रिएक्शन जो बॉक्स में मैंने लिखा है ये आप लोग याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेव करेगी तो उस पर यही रिएक्शन होगी, H2 चेंज होगा ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अब केस 2 में इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड, इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या क्या घटनाएं होंगी, पॉइंट वाइज जैसे हमने एनोड में लिखा उसी तरीके से हम कैथोड में भी लिखेंगे। तो पहला पॉइंट, सेकेंड केस 2, इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज, if hydrogen electrode acts as cathode, if hydrogen electrode acts as cathode, तो देखिए भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करना शुरू करे तो पहले नंबर पे एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन टेक्स प्लेस, फर्स्ट पॉइंट REDUCT रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन की घटना होती है। फिर सेकेंड नंबर पे यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GAIN, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड नंबर पे बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगी ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है क्या, H2, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं तो HCl का जो H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगी, क्या बनाएगी, तो ये हुआ, ये रिएक्शन हुई आपकी, ये हुई रिडक्शन हाफ रिएक्शन,
रिडक्शन, हाफ रिएक्शन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों रिएक्शन याद रखिएगा भाई। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड, वो ये है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन का जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन गैस बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इधर निकल जाती है। तो लिख सकते हैं कि सम H+ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, सम H+ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, some H+ ion from the solution changes into the हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो देखिए भाई बिल्कुल क्लियर फिनोमेना होना चाहिए। तो आपके पास हाइड्रोजन से रिलेटेड दो बातें आई। पहली बात ये आई कि अगर ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपके सामने दिख रहा है बना हुआ, अगर ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? H2 चेंज हो रहा है ट्वाइस H+ और क्या 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करे, तो ट्वाइस H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होके बना रहा है H2। ट्वाइस H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बनाता है H2। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि H2 गैस पहले केस में H+ में चेंज हो रही है और दूसरे केस में H+ चेंज हो रहा है किसमें? H2 में। इसीलिए कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, मतलब ये ऑक्सीडेशन का भी काम करेगा और रिडक्शन का भी काम करेगा। इसका मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड जैसी आवश्यकता पड़े, क्योंकि इसके साथ जुड़ने वाला सेकेंड इलेक्ट्रोड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे कि दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू H+। देखिए H+ यहाँ दे रहा है और यहाँ पर H+ चेंज हो रहा है H2 में। तो इसका मतलब नोट करके लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू H+ आयन। तो नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके लिखिए कि 10 इस प्रकार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल। लिखिए, नोट करके लिखिए कि 10 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल। नोट करके लिखना है हम लोगों को। 10 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल। 10 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल with respect to H+ आयंस, H+ आयन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है। इट इज रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू H+ आयन। तो भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप लोग समझ गए। इसी तरीके से कैलोमल इलेक्ट्रोड भी है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में Hg2Cl2 होता है। इस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहलाता है, उसकी बात यह है कि उसमें प्लेटिनम का कनेक्टिंग वायर, जिससे कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट प्लेटिनम की जो कि कोटेड होती है प्लेटिनम ब्लैक से, HCl के 1 मोलर सोल्यूशन में इमर्स्ड होती है। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड दोनों की तरफ व्यवहार कर सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू H+ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बताया कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच ना करें। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम डिटरमाइन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालिए, पहला डिटर्मिनेशन ऑफ, हम डिटरमाइन करने चल रहे हैं
अभी अभी जब हमने शुरुआत किया था तो मैंने कहा था किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच ना करें। तो अब हम चल रहे हैं ज्ञात करने, मेजर करने किसी भी इलेक्ट्रोड। आर्बिट्रेरी मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करेंगे। तो वही हेडिंग डाल दीजिए, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn+2 या जिंक Zn+2 इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड। तो देखिए भाई कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड को विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ये आपकी हेडिंग है। तो समझने का प्रयास करिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मेजर करना है तो हमने क्या किया कि इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दिए। ये देखिए हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक के इलेक्ट्रोड का मतलब जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, ये हमने डिप कर दिया। यहाँ पर कौन सा साल्ट रहेगा, कल मैंने बताया था ये है जिंक सल्फेट, क्या है ZnSO4। और इसको हमने साल्ट ब्रिज से अटैच किया, इसको साल्ट ब्रिज से अटैच कर देंगे। ये देखिए ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज से हमने अटैच किया इसको। और दूसरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे हमने बनाया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है एक ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब, यहाँ पर ये ओपन है और कनेक्टिंग वायर इसी के सहारे होता हुआ ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोड इसके बराबर कर देते हैं जिससे कि सिमेट्रिकल बना रहे, ये सिमेट्रिकल बना रहे। और इसको हम अटैच करते हैं, इसको हम अटैच करते हैं इस डायरेक्शन से। तो यहाँ पर ये देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जो अभी मैंने बताया था प्लेटिनम की, और ये जो वायर है ये प्लेटिनम कनेक्टिंग वायर। और यहाँ पर आपने क्या किया, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर। हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पर 1 बार प्रेशर पर पास कराया गया। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया, ये यहाँ पर HCl सॉल्यूशन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन ये यहाँ से पैक्ड है। और ये साल्ट ब्रिज है, ये क्या है साल्ट ब्रिज, इसका नाम है साल्ट ब्रिज, BRIDG साल्ट ब्रिज। तो देखिए भाई हमने जिंक की एक राड है, इस जिंक की राड को, ये जिंक की राड है, जिंक की राड को जिंक सल्फेट में, और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी मैंने आपको समझाया, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये प्लेट कैसी है, प्लेटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लेटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। जैसे हमने इस जिंक इलेक्ट्रोड को इसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, इसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना है। तो हमने क्या किया, इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया, वो वही जो डिफरेंस है वही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसको मैंने कनेक्ट किया इससे,
कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो रीडिंग आई वो आई 0.76 वोल्ट। यहाँ पर रीडिंग हमने पढ़ा 0.76 वोल्ट। तो यही जो वैल्यू आई 0 पॉइंट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चूंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में आपने सारी चीज़ें लिया है, 1 बार प्रेशर 1 मोलर कंसंट्रेशन HCl की, तो आप कहेंगे कि दिस 0.76 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। सेकेंड नंबर पे तो देखिए भाई, सेकेंड नंबर पे अब बात यह है कि ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आया पोटेंशियल डिफरेंस वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब डाउट ये हो रहा है, मन में शंका है कि यार ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन। तो करंट का फ्लो अगर देखा गया तो इसमें करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। करंट का फ्लो, ये करंट है, करंट CURRENT, करंट CURRENT, और करंट को लिखा जाता है बड़े आई से। तो ये करंट का फ्लो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। इसका मतलब कि अगर करंट का फ्लो ये है कॉपर से जिंक की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, इसका मतलब कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, दे रहा है। इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो सेकंड पॉइंट पे क्या लिखें? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो हम जान ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये लगा हुआ, इसीलिए देखिए एरो को मैंने ऐसे करके बनाया है, ऐसे करके नहीं बनाया, राइट साइड में कर्वेचर नहीं बनाया, लेफ्ट साइड में कर्वेचर बनाया, क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो करेगी। ये इसका पॉइंटर लेफ्ट साइड में झुका हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट्स दैट 0.76 इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट indicates that 0.76 volt, 0.76 volt is the standard oxidation electrode potential, standard oxidation electrode potential of zinc electrode, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट्स दैट 0.76 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना था तो उसको हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद हमको जो यहाँ पर रीडिंग आई वो रीडिंग आई 0.76 वोल्ट, हमने उसको मेजर किया। अब मेरे मन में ये डाउट है कि ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिडक्शन, तो मैंने करंट का फ्लो देखा, करंट का फ्लो मैंने देखा तो वो कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा था। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो का अपोजिट होता है, ऐसा फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस तरीके से जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम कहेंगे कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो लिखा गया लैंग्वेज है इसको आप लिख सकते हैं E0
और यहाँ पर ई नॉट, और ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन है, और किसका है Zn प्लस 2 में, और इसकी वैल्यू कितना है 0.76 वोल्ट। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहीं पर अगर कोई पूछे, अगर यहीं पर कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, इस यहीं पर कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.6 था, और ये ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ था। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। तो इसी तरीके से अब दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, सेकेंड मेजरमेंट लिखिए। दूसरा एग्जांपल मैं लेकर के इसको और कंफर्म करना चाहता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ DETERMINATION, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस 2 कॉपर इलेक्ट्रोड, ELECTRODE, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस 2 इलेक्ट्रोड, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रोड। तो देखिए भाई, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजर करना है तो उसको हम किसी रिफरेंस इलेक्ट्रोड से अटैच करेंगे, और हमारे पास जो यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए पुराने कन्वेंशन की तरह हम कॉपर इलेक्ट्रोड को अटैच करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट साइड में कॉपर लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं हम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक ग्लास की ट्यूब चाहिए, ये ग्लास की ट्यूब है ये, और यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन गैस पास करना है। तो हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए ये ग्लास की ट्यूब, ये वेसल है। ग्लास की ट्यूब में एक छोटी ट्यूब है, उस ट्यूब से कनेक्टिंग वायर आएगा, ये कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर ये ओके, और ये ओपन रहेगा, जिससे कि ये ओपन रहेगा। इसको मैं बना देता हूँ ढंग से, ये, और ये ओपन रहेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये सोल्यूशन भरा गया है, HCl सोल्यूशन, और ये रेक्टेंगुलर जो प्लेट है मैं बता चुका हूँ, अभी पीछे मैंने बताया सारी बातों को।
और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर HCl है। और इसको अटैच किससे किया भाई? इसको अटैच किया कॉपर इलेक्ट्रोड से। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट में डिप है। कॉपर का इलेक्ट्रोड किस में डिप है? कॉपर सल्फेट में डिप है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसको हमने अटैच किया, ये देखिए इसको हमने अटैच किया यहाँ से यहाँ, ओके, हमने इसको अटैच किया। तो देखिए भाई, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किससे? साल्ट ब्रिज की मदद से। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं साल्ट ब्रिज की मदद से, जोड़ दिया। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज है। और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कल मैंने बताया था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है। यहाँ इसको पैक कर दीजिए, ये पैक है। तो समझने का प्रयास करिए भाई। तो जब हमने, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने अटैच किया है किससे? ये कॉपर की राड है और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जब हमने कॉपर के इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो उस समय हमारे पास जो रीडिंग आई वो आई 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का वो आ गया 0.34 वोल्ट। तो हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं ना, पहले नंबर पे स्टैंडर्ड पहले नंबर पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड Cu+2 इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। सेकेंड नंबर पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब ये बताइए, अब हमारे मन में ये डाउट चल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है लेकिन ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन। तो उसके लिए हमने करंट का फ्लो देखा। तो जब हमने करंट का फ्लो देखा तो हमने पाया कि करंट का फ्लो ये है, ये करंट का फ्लो है, ये करंट का फ्लो है। करंट का फ्लो होने के नाते इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। करंट का फ्लो अगर कॉपर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। और यहाँ पर आपने इसके जो रीडिंग पाई वो पाई 0.34 वोल्ट, ओके। आपने इसको मेंशन भी किया है। इसका मतलब कि द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कॉपर टू नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स दैट, इसका मतलब कि अगर कॉपर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होने का मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। और ये क्या होगा, यहाँ क्या कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होगा ना, ReDuCe, ये रिड्यूस होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेव करेगा और इसका मतलब ये रिड्यूस की तरफ, रिडक्शन की तरफ बिहेव करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर copper+2 इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन, ReDuCtion, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो लिख सकते हैं कि 0.34 वोल्ट इज द, कैसे पता, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप लिख भी सकते हैं, जैसे वहां पर आपने लिखा था यहां भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट that is I indicates that direction of flow of current I indicates that direction of flow of current I indicates that standard that 0.34 volt is the standard reduction potential, is the standard reduction potential of copper plus 2 electrode, copper plus 2 electrode। इसको ध्यान से बिल्कुल याद रखिएगा भाई कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का। क्यों? क्योंकि धारा जो करंट का फ्लो है वो इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ गेन होगा। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहाँ रिडक्शन, तो इसका मतलब Cu+2 रिड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, 0.34 वोल्ट, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं R करके कि E0 स्टैंडर्ड स्टेट और रिडक्शन के फॉर्म में ReDU रिडक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड ना, क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो आपने ये देखा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन, यहीं पर अगर हम पूछें कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस में ना, चूंकि अभी आपने लिखा एक फार्मूला ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी फार्मूले का यूज करते हुए हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट, और इसीलिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू कितना होगी, माइनस के साथ में होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। हमने ये पाया कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। लेकिन कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन था, और कॉपर का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है। लेकिन अगर हम माइनस कर दें तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। आपको मैं बता दूं कि IUPAC ने जो कन्वेंशन लिया है, जनरली सारे इलेक्ट्रोड को रिडक्शन इलेक्ट्रोड के टर्म में लिखने का प्रयास किया है, और उन्होंने लिखा भी है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोड को रिडक्शन में लिखा जाए। आपकी इच्छा तो आप माइनस लगा लीजिए और उसी रिडक्शन की वैल्यू में माइनस लगा देंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन जो IUPAC ने लिखा है वो यही लिखा है कि ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर एक्सप्रेस्ड इन एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नोट करके हम लोग लिखना चाहते हैं कि इन जनरल आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर एक्सप्रेस्ड एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाई IUPAC, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक यूनियन है। उसने ये कहा कि इन जनरल all electrode potentials, in general
ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, इन जनरल, इन GENERAL, इन जनरल ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, all electrode potentials, in general all electrode potentials are expressed as reduction electrode potential, reduction electrode potential, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये किसके द्वारा? बाय IUPAC। तो ये ध्यान रखना है कि जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनको हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। और एक प्रश्न लिखिए कि व्हाई कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन द HCl बट इट इज डिजॉल्व इन द नाइट्रिक एसिड। तो एक क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न, और इसका जवाब हम लोगों को देना है। तो हम लोगों ने ये पाया कि कॉपर यहाँ रिड्यूस हो रहा था, कॉपर की वैल्यू 0.34 है। एक प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन, और कई बार ये प्रश्न मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूँ लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि वाई कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन, why copper does not dissolve in HCl but it dissolve in HNO3। नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम कॉपर को HCl में डिजॉल्व करें तो ये डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन अगर हम कॉपर को, ये कॉपर का टुकड़ा है, ये कॉपर है, और यहाँ पर कॉपर के टुकड़ा हमने लिया और इसको हमने किसमें डिप किया, किसमें डिजॉल्व किया, वो HNO3 में, तो ये डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? कॉपर का जो डिसोल्यूशन है वो HCl में नहीं है लेकिन नाइट्रिक एसिड में है। ऐसा क्यों? इसका आंसर अभी आपने लिखा है, इसी आंसर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए भाई, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है? कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका आंसर देखिए, यहाँ पर बट है ये। चलिए भाई, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर स्टैंडर्ड रिडक्शन, STANDARD, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। यही है ना, अभी अभी आपने निकाला। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ग्रेटर टेंडेंसी, रिडक्शन है ना, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कॉपर +2। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ Cu+2 टू अंडरगो रिडक्शन, टू अंडरगो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ Cu+2 टू अंडरगो रिडक्शन। आर करके ये लिख सकते हैं कि Cu+2 इजिली रिड्यूस्ड, Cu+2 इज इजिली रिड्यूस्ड, Cu+2 इजिली रिड्यूस होगा। अब बताइए कि कॉपर को किसमें डिजॉल्व किया गया है? कॉपर को डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें? HCl में ना, तो HCl टूट के क्या देगा? H+ और Cl- में। तो यहां पर जो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में है। इसका मतलब कॉपर की बेहतर टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, किसकी तुलना में? देन द H+। इसका मतलब कि जब इसकी बेहतर टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, तो इसका मतलब वीकर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन।
ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ Cu+2 टू अंडरगो रिडक्शन आर Cu+2 इजीली रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कॉपर Cu+2 में, इसी का उल्टा Cu+2 रिड्यूस होता है आसानी से। इसका मतलब कि Cu+2 में दैट इज ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नहीं करता। इसका मतलब कि ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि क्यों कॉपर को अगर HCl में डिजॉल्व किया जाए तो वो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में अगर कॉपर को डिजॉल्व किया जाए तो डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू होने के नाते इसका जो रिड्यूसिंग पावर है, मतलब ये इजीली रिड्यूस होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ Cu+2 टू अंडरगो रिडक्शन आर Cu+2 इजीली रिड्यूस्ड, Cu+2 इजीली रिड्यूस होगा। इसका मतलब कि कॉपर +2 में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बहुत कठिनाई से होगा, वो आसानी से नहीं होगा। क्यों भाई? और हाइड्रोजन का जिसमें डिजॉल्व किया जा रहा है H+ का कितना होता है? 0.00 वोल्ट। अभी मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पढ़ाया था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मैंने आपको शायद बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है 0.00 वोल्ट। अगर ना आप लोगों ने नोट किया हो तो उसको कहीं नोट कर लीजिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो कहीं नोट करके लिख लीजिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट करके लिख लीजिए, पहले कोई कहीं पर नोट कर लीजिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट एट 298 केल्विन। ये लिख लीजिएगा नोट करके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन पर 0। तो ये देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो 0.00 वोल्ट है, और कॉपर +2 का कितना है? देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड का कितना है? +0.34 वोल्ट। तो पॉजिटिव साइन ये बताती है कि इसकी बेहतर टेंडेंसी होगी, ये बहुत आसानी से रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब Cu+2 आसानी से Cu में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब उसका उल्टा Cu का Cu+2 में ऑक्सीडेशन आसानी से टेक्स प्लेस नहीं करेगा। इसीलिए कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, कॉपर HCl में डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉपर HCl में डिजॉल्व हो जाएगा तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जबकि कॉपर आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आपने लिखा कि ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इजीली, ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इजीली, आसानी से नहीं होगा, लेकिन रिडक्शन आसानी से हो जाता है, इसीलिए कॉपर HCl में डिजॉल्व नहीं होता। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि यह क्यों HNO3 में डिजॉल्व हो जाता है, ये नाइट्रिक एसिड में क्यों डिजॉल्व हो जाता है? तो इसका रीजन ये है, इसका आंसर ये है कि कॉपर +2 जो रिड्यूस होता है वो NO3 के द्वारा, ये देखिए इट इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर बाय द नाइट्रेट आयन एंड नॉट द H+ आयन। इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 आयन एंड नॉट बाय द H+ आयन। तो इसी को नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। ये चीज़ आपको बार बार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का +0.34 वोल्ट है। पॉजिटिव साइन ये दिखा रहा है कि इसकी बेहतर टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम रखेगा। और ये अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब कॉपर +2 में बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब कि ये HCl में डिजॉल्व नहीं होगा। और H+ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो तो 0 वोल्ट है, और उससे कहीं ज़्यादा 0.34 वोल्ट है। तो 0.34 वोल्ट होने के नाते वो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन है, तो ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो उसमें घुलेगा नहीं। लेकिन नोट करके लिखना है कि HNO3 में कैसे घुल जाता है। तो आप लिखिए कि कॉपर
HNO3 में इसलिए डिजॉल्व हो जाता है कि यहाँ कॉपर ऑक्सीडाइज होता है ड्यू टू द नाइट्रेट आयन एंड नॉट द H+ आयन। तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, इन केस ऑफ HNO3, नोट करके लिखिए, इन केस ऑफ HNO3, in case of HNO3 copper is oxidized by nitrate ion and not by the H+ ion and not by the H+ ion। देखिए इसको सर्किट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर नाइट्रिक एसिड में घुलता है तो उसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है? नाइट्रेट आयन है, H+ आयन नहीं है। तो इस तरीके से आज मैं अपने लेक्चर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हम लोग कल पढ़ेंगे। 5 टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हैं, बस उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम अपने इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी परंपरा रही है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया? आज हम लोगों ने स्टार्टिंग यहाँ से किया कि डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने कहा कि 2 इलेक्ट्रोड को अगर हाफ इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाए तो सेल बनता है। दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो अंतर होता है, अगर सर्किट से कोई भी करंट फ्लो ना करे तो उसको EMF कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करिए तो वही सेल वोल्टेज होता है। फिर मैंने बताया कि EMF का मेजरमेंट पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट वोल्टमीटर के द्वारा होता है। फिर मैंने बताया कि जो स्टेडी करंट फ्लो होती है EMF के कारण होती है। फिर मैंने बताया कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वही EMF है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वो मैक्सिमम से थोड़ा कम है। फिर मैंने बताया किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच न किया जाए। तो मैंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताया, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मैंने बताया कि जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए, हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए प्लेटिनम वायर के सहारे, और यहाँ पर एक प्लेटिनम की रेक्टेंगुलर शीट है, A1 मोलर HCl सोल्यूशन और 298 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पर 1 बार प्रेशर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए तो जो अरेंजमेंट बनता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट ऐसा माना गया एट 298 केल्विन। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जितने भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं उनका 0.00 वोल्ट होता है, जिससे कि इसी के कंपैरिजन में हम दूसरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो हमने पहला इलेक्ट्रोड लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जिंक इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में हमने ये पाया कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.3 वोल्ट। जिंक के केस में मैंने पाया 0.76 वोल्ट। हमने बताया कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब दूसरे इलेक्ट्रोड से अटैच किया जाता है तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का भी काम करता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड का भी काम करता है। तो जब ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का काम करेगा तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। रिडक्शन इलेक्ट्रोड का काम करेगा तो ट्वाइस H+ प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन S2 देगा। इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद द H+ आयन। फिर मैंने एक प्रश्न आपको कराया कि कॉपर HCl में डिजॉल्व नहीं होता, चूँकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाइड्रोजन H+ से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण ये आसानी से रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसीलिए ये घुलता नहीं है। लेकिन अगर इसी को नाइट्रिक एसिड में डाल दिया जाए तो ये डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट आयन के कारण, H+ आयन के कारण नहीं। वही आपने नोट में लिखा है कि कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके द्वारा? नाइट्रेट आयन के द्वारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अलविदा, नमस्कार।